अब आता है प्रोसेस थ्योरी। सो प्रोसेस थ्योरी गाइस क्या होती है, मैंने तुमको बताया था, एक होती थी कंटेंट थ्योरी, एक होती थी प्रोसेस थ्योरी। तो प्रोसेस थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी तुम्हारी आती है ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये थ्योरी क्या बोलती है, इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना। ब्रूम बिलीव दैट people will only be motivated to do tasks if they are confident that the task will help them to reach their goals। एक बंदा मोटिवेट काम करने के लिए तभी होगा, पुनः एक काम करो, तुम आगे हो गए, तुम वहां पे ढंग से नहीं पढ़ती, जब तुम साथ में होगे तीनों अलग से बैठोगे तो तुम ढंग से शायद पढ़ोगे। यहाँ पे आ जाओ फटाफट, यहाँ पे आ जाओ, नहीं कंफर्टेबल तो यहाँ पे आ जाओ, कंफर्टेबल से आराम से तुम्हारी पढ़ाई की चिंता है, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। कहाँ पे, जहां बैठे बैठे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आ जाओ, वहां बैठो, टोटली आओ। यहाँ बैठो, बीच में बैठो, चलो यहाँ बैठो, मैं वो ठीक है। चलो अब आता है ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। ये बेसिकली क्या बोलते हैं, एक बंदा काम करने के लिए मोटिवेट, एक बंदा काम करने के लिए मोटिवेटेड तभी होगा जब उसको ये पता होगा कि जो काम उसने करना है उस काम को करने के बाद उसके टारगेट अचीव हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं कि गेम खेलनी है, ठीक है, और वो गेम अगर तुम जीत गए तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब इसमें दो चीजें आती है, पहला कि वो गेम कौन सी है, तुम्हें वो गेम खेलनी आती है कि नहीं, दूसरा उसका प्राइस मनी है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बोलूंगा गेम है, तुम्हें F3 के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा, 10 क्वेश्चन दूंगा, अगर तुमने सही जवाब दिया, ध्यान से, अगर तुमने सही जवाब दिया मैं तुम्हें 10 रुपए दूंगा, तो तुम खेलोगे वो गेम, 10 रुपए मिल रहे क्या, 10 रुपए के लिए क्या गेम खेलेंगे, ठीक है। दूसरा मैं तुम्हें कह रहा हूं कि F4 के मैं क्वेश्चन दूंगा, 100 करोड़ रुपए दूंगा, 10 क्वेश्चन, तुम कोशिश तुम दोगे, कभी कोशिश भी नहीं करोगे तो तुम्हें F4 पता ही नहीं, सब्जेक्ट से नहीं पता, जो भी सब्जेक्ट मैं कह रहा हूं कोई अननोन सब्जेक्ट है जो तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता वो सब्जेक्ट। सो पॉइंट बेसिकली ये क्या बोलती है कि दो चीजें हैं जिसपे बंदे का मोटिवेशन फैक्टर डिफाइन करता है। पहला पॉइंट तुम्हारा ये है कि क्या तुम्हें वो काम आता है कि नहीं आता, और दूसरा कि वो काम करने के बाद तुम्हें कितने रिवॉर्ड मिलेंगे। तो इसमें इसने क्या बताया हुआ है, उन दोनों चीजों को इन दोनों नाम से बताया हुआ है, बैलेंस और एक्सपेक्टेंसी। बैलेंस का मतलब क्या है, बैलेंस मींस द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर एन आउटकम, मतलब एम्प्लॉय को काम करना है या नहीं, या काम करना आता है या नहीं, दैट इज बैलेंस। कि एम्प्लॉय को काम करना है या नहीं, या काम करना आता है या नहीं। उसके बाद एक्सपेक्टेंसी कि क्या उस काम को करके कितने पैसे वो कमा लेगा, या कितने रिवॉर्ड उसको मिल जाएंगे, या उसके टारगेट अचीव हो पाएंगे। तो मोटिवेशन का मतलब हमारा होगा दिस इनटू दिस, क्या उसको काम करना है या नहीं करना, और अगर काम करना है तो कितना उसको पैसे मिलेंगे। अगर दोनों बहुत हाई होंगे दैट मींस मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई होगा, अगर एक लो होगा एक हाई होगा तो मोटिवेशन थोड़ी कम होगी। और मतलब बंदा जब भी काम करेगा जब उसके गोल्स अचीव होंगे, वो अगर वो मोटिवेटेड जब भी रहेगा, ऑब्वियसली जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे को कंपनी वालों ने बोल दिया एक दिन में F1 F3 मैंने बोलता हूं F1 और F3 एक दिन में पढ़नी है, तुम पढ़ ही नहीं सकते, तुम्हें पता मैं कर ही नहीं पाऊंगा, दैट मींस तुम काम करने के लिए खुद ही मोटिवेटेड नहीं होगे कि मेरे से हो नहीं। तुम कर कर पाओगे, मैं बोलूं F1 के 3 चैप्टर पढ़ने सिर्फ आज, तुम खुशी खुशी करोगे हाँ यार 3 चैप्टर में कर सकता हूं। सो मोटिवेटेड बंदा तभी होगा कि पहला जब उसको पता है कि ही कैन डू दी वर्क, एंड सेकंड उससे उसको रिवॉर्ड बहुत अच्छे मिलेंगे। यही हमारा है बैलेंस एंड एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। ये पढ़ लेना, कुछ नहीं है, एग्जैक्टली सेम चीज बताई है। फटाफट से हम इलस्ट्रेशन करते हैं। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8 क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। सोनिया लैक्स कॉन्फिडेंस, हर बॉस वांट्स टू मोटिवेट हर by showing her that she has regularly exceeded targets in the past. Which aspect of Vroom model is being discussed on here? Expectancy or balance? Expectancy मतलब पास्ट जो हमने सक्सेस अचीव की है कि टारगेट अचीव हो पाए नहीं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे टारगेट्स नहीं अचीव हो पा रहे तो तुम काम नहीं करोगे। टारगेट मतलब रिवॉर्ड, इसमें वो कह रहे हैं देखो पहले तुमने हमेशा अपने टारगेट अचीव किए,
दैट मींस तुम ये काम कर सकती हो, सो दिस इज एक्सपेक्टेंसी। वैलेंस होता है कि नहीं तुमने ये काम बहुत बार करा है, दैट इज वैलेंस के काम तुम कर सकती हो। यहाँ पे है टारगेट अचीव हो रहे हैं, आउटकम ऑफ जो हमारा सर्विस आएगा, सो दैट इज एक्सपेक्टेंसी। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी को? चलो इसके बाद आता है रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स। रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स बेसिकली क्या होते हैं? जो कोई अगर बंदा काम करता है, काम करने के बाद तुम उसको बेनिफिट्स देते हो, when you give some benefits to a person, that is reward or incentive. ठीक है? A reward is something given to an individual or group in recognition of their services, effort and achievement. The rewards that an organization offers to its employees can either be intrinsic or extrinsic. Intrinsic reward are कि तुमने non cash reward दिए, उसको तुमने शाबाशी दी, ठीक है, उसको वैसे कुछ ये लगा लो, उसको बोल दिया कि चल तू इस चीज का हेड बन गया, दैट इज नॉन कैश रिवॉर्ड। कैश रिवॉर्ड क्या हो गया? उसको बोनस दे दिया, उसको मोबाइल दे दिया, उसको गाड़ी दे दी, दैट इज कैश रिवॉर्ड। सो इंट्रिंसिक मींस नॉन कैश रिवॉर्ड, एक्सट्रिंसिक मींस कैश रिवॉर्ड। सो ये बताया, फटाफट से पढ़ते हैं। मोबाइल का बिना भी तो एक तरह से तो कैश है ना वो, वही बोल रहे हैं। एक तरह से इट्स कैश। तुमने मोबाइल ले लिया मतलब एक तरह से कैश दे दिया और उससे मोबाइल परचेज कर दिया। तो फिर वो एक्सट्रिंसिक में आ जाएगा या एक्सट्रिंसिक में आएगा ओके। पेइंग मोबाइल। हाँ, अगर तुम मोबाइल किसी को दे रहे हो दैट मींस एक तरह से तुम कैश दे रहे हो, लेकिन अगर तुम किसी को शाबाशी दे रहे हो दैट इज नॉट, कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन कैश, सो दैट इज इंट्रिंसिक। सो इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या होंगे? These arise from performance of the job itself. Intrinsic rewards include the feeling of satisfaction that comes from ongoing job as well, or being allowed to make higher level decision, or being interested in job. कि तुम्हारे को मैंने बड़ा एक हल्का सा एक हायर लेवल का प्रमोशन दे दिया कि तुम ये भी कर सकते हो, या फिर तुम्हारे को मैंने शाबाशी दे दी या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड दे दिया, दैट इज इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। Extrinsic reward होते हैं, these are separate from the job itself and are dependent on decisions of others. दूसरों के डिसीजन पे डिपेंड करता है कि उनको तुम्हारा काम कैसा लगा, कैसे। पे, वर्किंग कंडीशन, बेनिफिट्स आर ऑल एग्जांपल ऑफ एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स। सर जो कंपनी के पर्क्स होते हैं वो हमेशा यही होते हैं, एक्सट्रिंसिक एक्सटेंसिव होते हैं, ऑल पर्क्स आर एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। ठीक है? इंट्रिंसिक रिवॉर्ड तुम्हें कंपनी से क्या लगता है? तुमने काम किया, काम करके जो तुम्हारा क्लाइंट था उसने तुम्हारे को बड़ा अच्छा मेल भेज दिया कि आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विद यू, या आपका जो बंदा था इसने मेरे को बड़ा खुश कर दिया, दैट इज द इंट्रिंसिक रिवॉर्ड फॉर यू, कि तुम्हारे को इतना से इंट्रिंसिक रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है? सो ये होता है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड। इसका आंसर भी है सी है इसका आंसर। इसका आंसर है। हां, हॉलीडे से वो पर्क्स ही हो गए ना, हॉलीडे कैश भी हो गया कि तुम वहां घूमने चले जाओ। एक्स्ट्रा हॉलीडे एंटाइटलमेंट मतलब कि तुम्हें मैंने बोल दिया और छुट्टियां दे दी कि तुम घूमने चले जाओ। हॉलीडे एंटाइटलमेंट मतलब पैसा तो नहीं है, पैसा तो नहीं है। जब तुम किसी को हॉलीडे एंटाइटलमेंट दे रहे हो दैट मींस छुट्टी मारने के पैसे दे रहे हो। हॉलीडे एंटाइटलमेंट क्या होता है? वैसे 2 छुट्टियां हैं, पेड छुट्टियां, मैंने बोला कोई बात नहीं तू 4 छुट्टियां और ले ले, उसके भी तेरे को सैलरी मिलेगी, दैट इज हॉलीडे एंटाइटलमेंट। तो छुट्टी वो मार रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, दैट इज हॉलीडे एंटाइटलमेंट, और ये एक तरह से कैश फ्लो। ठीक है? ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स, मैंने बोला कि तुम नए रिक्रूट्स होंगे उनको ट्रेन करेगा, इसमें कैश थोड़ी जरूरत है, सिर्फ उसको ही बता दो कि यार देख तेरा तजुर्बा कितना बढ़ गया, तेरे को किस लेवल पे ले आ रहा है, दैट इज ऑन जॉब ट्रेनिंग ऑफ न्यू रिक्रूट्स। ठीक है? अब आता है रिवॉर्ड सिस्टम, फटाफट से करते हैं, नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फटाफट से। द ऑफरिंग ऑफ पॉजिटिव रिवॉर्ड टू एम्प्लॉय इज अ की मोटिवेशनल इशू फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। क्यों? 4 बार कॉल आ रहा है। The offering of positive rewards to employees is a key motivational issue for most organizations. However, reward system should be carefully designed in order to ensure that they reward system जो भी मतलब होता है, ध्यान दो, should be carefully designed, अच्छे से रिवॉर्ड देना होता है। ऐसा भी नहीं है बहुत हाई रिवॉर्ड दे दो, ऐसा भी नहीं है तुमने कुछ बहुत अच्छा गोल अचीव किया, कंपनी ने 100 रुपए पकड़ा दिए, ये वो चीज बहुत ध्यान से करनी चाहिए। सो रिवॉर्ड्स के लिए क्या क्या होना चाहिए? आर फेयर एंड कंसिस्टेंट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, सबके लिए सेम होना चाहिए। बट सर सबके लिए सेम होना जरूरी थोड़ी है, अगर मतलब किसी ने अच्छा काम किया तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर 4 लोगों ने अच्छा काम किया है तो चारों को सेम मिलना चाहिए, दैट पॉइंट। ठीक है?
आर सफिशिएंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन स्टाफ, कि जो स्टाफ आपका है इतना आप उसको बेनिफिट दो कि स्टाफ छोड़ के ना जाए, स्टाफ वहीं पे रहे। तीसरा, मेंटेन एंड इंप्रूव लेवल ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस तुम्हारी मेंटेन रहे, कम ना, इतना दो ताकि वो परफॉर्मेंस पे कम ना हो। अब मैं बहुत अच्छा काम किया पूरा साल और मेरे को उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपको साल के एंड में आपको 2000 रुपए रिवॉर्ड देंगे, मैं देखो मैं नहीं काम करता अगले साल से, मैं पागलों की तरह काम करा और 2000 रुपए मिले। जैसे बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, पहले साल लोग बहुत मेहनत करते हैं, उनको जब वो मिलता है बोनस, वो मिलता है इतना सा, तो लोग सोचते हैं मैं अगले साल ढंग से काम नहीं करूंगा। इतना काम करने के बाद भी इतना बोनस मिला, उस बंदे ने इतना सा काम किया था और उसको इतना ज्यादा बोनस मिल गया, तो ठीक है फिर मैं भी काम नहीं करता। सो दैट इज इतना दो कि वो उनकी परफॉर्मेंस में कमी ना हो। रिवॉर्ड, प्रोग्रेशन और प्रमोशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कंप्लाई विद लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, कि मिनिमम जो तुमने रिवॉर्ड सिस्टम बनाया हुआ है या गवर्नमेंट ने बोला हुआ है वो फॉलो करना है, कि हर साल 5% इंक्रीज होना चाहिए। कंट्रोल सैलरी कॉस्ट, कि इतने होने चाहिए रिवॉर्ड के, ऐसा नहीं है कि कंपनी का खर्चा बहुत ज्यादा हो, क्योंकि कंपनी का खर्चा बहुत ज्यादा हो दैट मींस कंपनी लॉसेस में आ जाएगी, तो इतने भी रिवॉर्ड्स ना दो कि तुम्हारे खर्चे बहुत ज्यादा हो। ठीक है, उसके बाद होता है देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ इंसेंटिव सिस्टम या पहले, however most of the employees will be particularly interested in the remuneration, मतलब पैसे, most of the employees पैसे से मतलब होता है कितना पैसा मिलता है, on way that business tie their performance to their employees। चलो 3 मेन टाइप्स ऑफ इंसेंटिव, हम बंदों को कैसे 3 टाइप की इंसेंटिव दे सकते हैं। पहला है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कि जितना वो काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे मिलेंगे। सो पीस वर्क, जितनी तुम शर्टें बनाओगे उतने तुम्हें पैसे मिलेंगे, ज्यादा शर्टें बनाओगे ज्यादा पैसे मिलेंगे, कम शर्टें बनाओगे कम पैसे मिलेंगे। तो उसका ट्वेल्थ का वेज सिस्टम, तो दिस इज काइंड ऑफ रिवॉर्ड पे, तुम ज्यादा शर्ट बनाओ हम उतने पैसे दे देंगे, पर शर्ट मिलेंगे 100 रुपए पर शर्ट मिलेंगे। तुमने 10 शर्ट बनाई तो 1000 मिलेंगे, 20 शर्ट बनाई तो 2000 मिलेंगे, टोटली और कितनी बना सकते हो। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसका क्या होता है, की रिजल्ट्स आर आइडेंटिफाइड फॉर व्हिच रिवॉर्ड्स विल बी पेड ऑन टॉप ऑफ सैलरी, मतलब हम देखेंगे कि बंदे के कितने टारगेट्स पूरा साल अचीव हुए, अगर तो उसके टारगेट्स नॉर्मल से ज्यादा अचीव हुए तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि हम इसको पैसे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। सर तो ये भी तो काम के अकॉर्डिंग होगा, वो है पर पीस, ये है मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि टारगेट कितने अचीव किए। जैसे टारगेट नॉर्मल दिन की 200 शर्ट बनानी होती है, वो 200 शर्ट बनाई है, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसने हर दिन 250 शर्टें 220 शर्टें बनाई है, दैट मींस उसके टारगेट ओवर अचीव हुए, तो उसको कंपनी अलग से बेनिफिट देगी व्हिच इज ओवर एंड अबव सैलरी, मतलब पेड ऑन टॉप ऑफ सैलरी। तीसरा पॉइंट सिस्टम, दिस इज एन एसेंशियल टू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव रिवॉर्ड सिस्टम वेयर रेंज ऑफ रिवॉर्ड्स इज अवेलेबल ऑन द पॉइंट सिस्टम डिराइव्ड फ्रॉम स्केल ऑफ इंप्रूवमेंट मेड सच एज अमाउंट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन अचीव। वही पॉइंट है, मैनेजमेंट ये भी देखेगी कि बंदे ने नुकसान कितना कम किया, वेस्टेज कितनी कम की है। सबने 10% वेस्टेज की है, इसने 5% वेस्टेज की है, तो इसको और बेनिफिट्स होगा। ठीक है, ये पॉइंट सिस्टम। उसके बाद कमीशन, पेड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड टिपिकली पेड टू सैलरी स्टाफ इन सेल्स फंक्शन। कमीशन क्या होता है, अब मैंने मान लो कंपनी के अंदर या एओसी में हमने एक लड़का रखा हुआ है, जैसे तुमने देखा होगा एओसी वालों को खैर नहीं करते, इनके एम्प्लॉइज हैं, बाहर तुम्हें काफी सारे लड़के मिलते होंगे बंदे जो जबरदस्ती अपने इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं कि वहां जाओ एक बार बैठ जाओ सब। उनको ये नहीं है कि तुम ज्वाइन करो, उनको है बस एक बार बैठ जाओ, क्योंकि उनको पर सीटिंग के पैसे मिलते हैं। जितने बंदे उन्होंने बिठाए होते हैं उनको पैसे मिलते हैं, वो जब भी तुम अंदर जाओगे ना ये मेरी तरफ से आया तो उसको वो 100 रुपए 50 रुपए देते हैं, दैट इज कमीशन सिस्टम। कंपनी के अंदर क्या होता है, मैंने अब उसको वैसे सैलरी तो मिल रही है प्लस कमीशन भी मिल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका मैं एग्जांपल दे देता हूं, कंपनी में मैंने एक सेल्स का बंदा रखा कि तू सेल्स करेगा ना, ठीक है, और साथ ही अब उसकी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए मैंने बोल दिया कि 10 लाख की सेल से ऊपर जितनी भी सेल होगी उसमें तेरे को मैं 10% कमीशन दूंगा। 10 लाख से ऊपर जितनी भी सेल होगी मैं तुझको 10% कमीशन दूंगा। अब बंदा ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मेहनत करेगा कि 10 लाख का पा ले, क्योंकि उसको कमीशन मिलेगा, दैट इज कमीशन। Paid on performance of an individual and typically paid to salaried staff in sales function where the commission is earned on proportion of total sales made. ठीक है, पीस वर्क बेसिकली जितने शर्ट बनाओ उतने पैसे मिलेंगे,
जितनी शर्ट्स बनाओगे, जितने प्रोडक्ट बनाओगे, उतने पैसे मिलेंगे। इसके बाद है बोनस स्कीम। बोनस स्कीम क्या होती है? यूजुअली वन ऑफ सब अपोज टू पीआरपी स्कीम व्हिच आर यूजुअली, अब ये है बोथ ही पीआरपी स्कीम, अब है बोनस स्कीम। बोनस स्कीम क्या होती है? यूजुअली a one of opposed to PRP scheme which are usually a continual management policy. Bonuses may also be awarded to teams or groups that have met the target. So bonus basically क्या होते हैं? हर साल के एंड में कंपनी पूरी टीम को, पूरे बंदों को असेस करती है और देखती है इसकी परफॉर्मेंस कैसे रही है, उसके अकॉर्डिंग रेटिंग देती है और बोनस देती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इन्होंने देखा कि मेरे जो स्टूडेंट्स मेरे हैं सबसे ज्यादा नंबर उनके आए, तो हो सकता है साल के एंड में मेरे को ठीक है आप 10,000 रुपए, आप 15,000 रुपए ले लो एज बोनस, दैट इज बोनस स्कीम। इसके बाद होता है प्रॉफिट शेयरिंग। कई कंपनीज क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज को बोलती हैं कि यू आर अ वेरी गुड एम्प्लॉय, हम आपको अपनी कंपनी का जो प्रॉफिट्स होगा उसमें से भी शेयर देंगे, सैलरी तो देंगे, उसमें से भी आपको शेयर देंगे, जैसे पार्टनर्स को मिलता है ना शेयर इन प्रॉफिट्स, ऐसे हम एम्प्लॉयज को भी बोल देते हैं कि आपको भी शेयर मिलेगा, ताकि वो खुद चाहेंगे कि खूब अच्छे से काम हो, ज्यादा सेल्स हो, ज्यादा प्रॉफिट बचे और मुझे ज्यादा मार्जिन। सो दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहा हूं। अभी यही तो बताया ना, सर एक बार बताओ। तू पढ़ रहा है इसलिए नहीं पढ़ नहीं रहा सर, मैं वो से ग्रैस्प कर रहा हूं बोनस की। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब होता है जैसे पार्टनर्स को फर्म में प्रॉफिट मिलता है, वैसे कंपनीज बोलती है अपने एम्प्लॉइज को कि एक काम करेंगे, जो भी प्रॉफिट हम तेरे को सैलरी तो देंगे, प्लस जो भी हमारे प्रॉफिट होंगे उसमें से 5% तेरा। बंदा कहेगा चलो सही है, अगले साल तो कहेगा कि मैं और ज्यादा मेहनत करता हूं, अपनी टीम को भी बोलेगा और मेहनत करो, खूब प्रॉफिट कमाओ, सैलरी तो मिली नहीं है, जितने ज्यादा प्रॉफिट होंगे उसको शेयरिंग भी मिलेगी। सो ये होगी हमारी तीसरी स्कीम, पीआरपी स्कीम, बोनस स्कीम एंड प्रॉफिट शेयरिंग। नहीं सर, हाँ पीआरपी, उसके बाद बोनस एंड उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग। अब उसके बाद आता है इंसेंटिव नीड टू एनकरेज द एफर्ट, ये छोड़ दो, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक होता है लॉन्ग टर्म इंसेंटिव स्कीम। लॉन्ग टर्म इंसेंटिव स्कीम क्या होती है? लॉन्ग टर्म इंसेंटिव स्कीम विल बी दोज दैट आर डिजाइन्ड टू कंटिन्यूअली मोटिवेट एंड डिलीवर ऑर्गेनाइजेशंस। शॉर्ट टर्म होती है थोड़े कम टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म जैसे शॉर्ट टर्म से प्रोजेक्ट्स के लिए होती है, प्रोजेक्ट्स के लिए कि ये प्रोजेक्ट में कितना बोनस है। लॉन्ग टर्म होगी हर साल 10% आपको बोनस मिलेगा, और शॉर्ट टर्म स्कीम होगी अगर ये प्रोजेक्ट आपने टाइम पे कंप्लीट कर लिया तो इतना बोनस मिल जाएगा। दैट इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्कीम। चलो अंडरस्टैंडिंग इंटेंट फटाफट से देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिवॉर्ड्स एंड इंसेंटिव्स आर करेक्ट? Incentive scheme should have a balance of long-term and short-term measures to ensure staff consider the immediate and future needs of organization. ये तो सही है। पूनम नेक्स्ट बताओ सही है कि नहीं? according to some refer to the payment of bonus to employee when the organization achieve a profit above a predetermined level. नहीं सर, सर वो तो मतलब अगर आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कम कर देते पॉइंट सिस्टम एग्जैक्टली, हाँ, कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम हो रही है, हम कंपनी के रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं कर रहे, तो हमें बोनस मिलेगा। तो दिस इज रॉन्ग, आंसर इज ए। चलो चैप्टर खत्म, फटाफट से क्वेश्चन करो फटाफट। प्रोडक्टिविटी मतलब कि आप काम कितने अच्छे से कर रहे हो, आउटपुट कितना निकाल रहे हो। सर मेटर्निटी एंड हेल्थ क्या होता है? मेटर्निटी एंड हेल्थ, मेटर्निटी मतलब कि अगर कोई लड़की मां बनने वाली है तो उसको घर पे बैठे बैठे पैसे मिलेंगे। सर ये तो रूल है ना, 6 महीने के लिए मिलता है। बेसिकली क्या होता है इंडिया में क्या है कि अगर कोई भी एक लड़की अगर शी इज प्रेग्नेंट तो शादी बच्चे होने के आसपास के 6 महीने के लिए दे कैन सिट एट होम विदाउट वर्क
and they will be paid for that. और ये कौन सी और ये इसका नाम क्या है? कौन सी पॉइंट है इसमें? ये फिर has to understand in 15 last point. 50 15 H. Done? 2 मिनट। जिसकी होगी पीछे चेक करो, जो गलत है किसी में डाउट है तो मुझसे पूछ लो। ठीक है सर, सारे 4 ही क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होंगे? सर पढ़ लीजिए। मैं तो पहले भी डाले के अलग से पढ़ो, तुम फिर बातें करेंगे। सर मैं क्या बातें कर रही हूँ? पढ़ाई की बातें पढ़ाई कर रही थी। क्या कह रही है सर? मेरे को नीचे बिठा देना कल से। क्वेश्चन हो तुम्हारे? Doubt. इसमें बताओ। ये 14 क्वेश्चन समझ में आता मैंने ऐसे पिक कर दिया। सर मैंने 14 नहीं किया था बाकी इसमें है कि सैलरी वो सेट करते वक्त कौन सा एक पॉइंट है जो जिसका कोई इशू नहीं आएगा उसमें। Which of the following is not an issue that needs taking account when setting basic salary employee? अगर हमने किसी को सैलरी देनी है, अगर हमें किसी को सैलरी देनी है, तो उस केस में कौन सी चीज का हमें ध्यान नहीं देना? तो पहला है रिवॉर्ड ऑफर्ड बाय सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका फर्क पड़ेगा। अगर दूसरी कंपनी ज्यादा सैलरी दे रही है तो हमें उसके अकॉर्डिंग सैलरी मैच करनी पड़ेगी। लेजिस्लेशन रेगुलेशन गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि मिनिमम कितनी सैलरी देनी है। कंट्रोल ऑफ टोटल सैलरी कॉस्ट, अब देखो हालांकि इससे फर्क पड़ेगा, मेरी तरह से फर्क नहीं पड़ सकता, बट द पॉइंट इज कि हमारे को ऑड वन आउट अगर हम देखें तो दिस इज द ऑड वन आउट। बट सर अगर मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज है तो इससे कंपनी को थोड़ी फर्क पड़ेगा। फर्क तो बेसिकली सेटिंग बेसिस है, सेटिंग पे फर्क पड़ेगा ना। नहीं सर क्यों पड़ेगा? क्यों? अगर सेटिंग को कम कर दें, सपोज करो अगर मोटिवेशन ऑफ सैलरी, इससे एम्प्लॉय को फर्क पड़ेगा मोटिवेशन की। कंपनी को फर्क पड़ेगा। सर कैसे पड़ेगा? वही तो देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें बेसिक सैलरी सेट करनी है, बेसिकली वो ये कह रहा है कि कौन सा फैक्टर है कंपनी को माइंड में रखना है जिससे सैलरी सेट करते हुए फर्क ना पड़े। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि यार कोई एम्प्लॉय बहुत तगड़ा है लेकिन उसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि वो बड़ा मोटिवेटेड है, लेकिन अगर सैलरी कम दूंगा तो शायद वो काम ना करे। नहीं सर, सपोज करो एक टीम है या फिर एक लेवल का और एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लेवल के 12 या 15 एम्प्लॉयज है, ठीक है। जरूरी थोड़ी है कि सारे मोटिवेटेड हो, लेकिन उनकी सैलरी आंसर इज राइट, आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, बट दिस इज नॉट एंटायरली रॉन्ग। मोटिवेशन इज आल्सो अ फैक्टर, चाहे बहुत माइनर है बट इट इज अ फैक्टर। बट द पॉइंट इज क्योंकि अगर रिवॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस सिमिलर है, इससे भी तो मोटिवेशन होती है। एंड सेकंड पॉइंट इज कि अगर कोई एम्प्लॉय मोटिवेटेड है या नहीं वो तभी पता लगेगा हमें जब वो काम कुछ टाइम तक काम करेगा और हमें एक नहीं, रिजल्ट। अगर सोचो मैं उसकी सैलरी अपने राइवल से ही कम कर दूं तो वो मोटिवेटेड होगा ही नहीं कभी। तो सर तभी तो मैं बोल रही हूँ कि ये पॉइंट तो ये फैक्टर तो बहुत बाद में आएगा ना, फिलहाल तो बेसिक सैलरी। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, यू आर राइट, ये फैक्टर है इसका पार्ट, ये जो फैक्टर है दिस इज अ पार्ट, लेकिन ये इट्स नॉट वेरी मेजर पार्ट। हाँ
तो ऐसे तो सभी से फर्क पड़ेगा, वो तो डिमोटिवेट सभी से होगा। अगर लॉ से कम सैलरी तो सभी डिमोटिवेट होगा, अगर हमने उसको बोला कि खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं तब कम थी वो डिमोटिवेट होगा। मोटिवेट तो हर एक में ही होगा, दिस इज अ जनरल थिंग। लेकिन ऑड वन आउट में स्पेसिफिक हमें बता दे यहाँ पे कि रिवॉर्ड्स दूसरी कंपनी कितनी दे रही है उससे भी फर्क पड़ेगा, गवर्नमेंट ने क्या बोला हुआ है और सैलरी कितनी है हमारी। तो ऑड वन आउट से हमारा आंसर सी है। ठीक है, तूने क्या आंसर निकाला उसका? सर मैं तो क्वेश्चन नहीं समझा था, ये कर दिया तो ऐसे तुक्के थोड़े मारते सर इस वन। और सर एक और ये फर्स्ट वाला भी है सर, ये कौन सा? सैटिस्फाइड है इसलिए फॉल्ट है, अगर मोटिवेटेड 11 हाँ highly satisfied employees always show increased level of productivity। नहीं, highly motivated की होती है, satisfied तो ये है कि वो जॉब में रहेगा, वो जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, उसका ऐसे नहीं है वो काम भी बहुत करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट और थोड़ा जल्दी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 22, लर्निंग एंड ट्रेनिंग एंड जल्दी जल्दी करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बताऊंगा, समझाऊंगा सारी चीज, बट हम वर्ड टू वर्ड नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, हम वर्ड टू वर्ड नहीं करेंगे, मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से समझाऊंगा, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और क्वेश्चन सारे करेंगे। क्या हो गया? सर आपको तो उनका ब्रेक दिया था। चलो ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। पांच में आ
खाती है, मेरे डबल खाती है। कौन? जो लड़कियां बहुत ज्यादा पतली होती है, कुछ खाती पीती नहीं होती है। भगवान जाने क्या ऐसा तो ज्यादा से मुड़ी में टूट जाएगी। जैसे तुम्हारे भी बिल्कुल आया था अमन जी से पूछो पुरुष क्या खाती है, अमन जी बोलिए पूरा घर खाने को। बेटा आप क्या खाती हो? हाँ मैंने देखा है क्या खाती है खाती हूँ कितना? ज्यादा। साइंस के इससे कुछ साल पहले लोग बोलते थे कि फास्ट फूड में लोग ना तो वो खाने की वजह से होता है, पर एक्चुअली ये शरीर पे होती है। जो नहीं खाते वो फैट होता है, उनका मतलब फैट बढ़ता है। जो नहीं खाते वो पतले होते हैं, जो खाते हैं फैट होता है। हाँ। ये डिपेंड करता है, होता है ये पर बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, कोई ऐसे लोग होते हैं जितना अरे कईयों को ना पानी भी लगता है, कईयों को पानी भी नहीं, कईयों को घी भी नहीं लगता। आप भी बोलते हो ना ये जेनेटिक में है। हाँ। किसी किसी के होते हैं जिसमें फुटबॉल से ऊपर आते हैं ऐसे ही होता है। और जिसकी भी मेरा अगर मैं खाने पीने में ध्यान दूँ, मैं सुबह शाम दूध पी रही हूँ, मैं मस्त मक्खन मतलब अब भैंस हो जाऊँ। नॉर्मल खाना खाऊँ तो मैं नॉर्मल हूँ। या मैंने कभी मक्खन नहीं खाई। नहीं खाया नहीं खाया तो मेरे साथ मैंने भी सब खाया। उसकी स्मेल मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, अगर स्मेल नहीं अच्छी। हरी मुझे घर वाला मक्खन पसंद है, मैं बाहर देसी का मक्खन वाइट कलर का होता है हाँ। उसमें कुछ नहीं होती। हाँ इसमें कोई स्मेल नहीं होती बेसिक। मैं वही खाती हूँ, मुझे बाहर का बर्तन बिल्कुल नहीं पसंद। बाहर का नमक रहता है, देसी में एकदम मतलब नहीं रहता नमक। मैंने कभी एक बार एक और मैंने बहुत सोची बस थी। इधर उधर पुराना मक्खन है। मैं खाती हूँ पर मैं मोटी हो जाती हूँ, मैं खाऊंगी। एशियन लोग बहुत ज्यादा ऑयल खाते हैं। अब राजस्थान में क्या खाना मिलता है? नॉर्मल रोटी। नहीं नान नॉर्मल तो हमेशा ही होता है। इवन हम जो राइस भी खाते हैं ना तो उसके साथ भी नान खाते हैं। नान नान को रोटी मतलब नहीं ना। नान मैंने खाना हाँ और वो तंदूर में बनता है। रोटी में तंदूरी रोटी होगी वो नान। तो थोड़ा डिफरेंस है, हमारा थोड़ा बड़ा है। सर ने कहा है इससे पूछ लीजिए। तो यहीं पे यहीं के रहने वाला है। हाँ मैं भी रोड पे यहाँ पे एमपी रोड पे कहाँ पे है? सेक्टर 28 ऐसे रहता हूँ। यहाँ पे जो अफगानी रेस्टोरेंट है उसके जो पराठे देते हैं लोग, एक्चुअली अफगानी रेस्टोरेंट भी दो तरीके के नाम रखते हैं, एक तो नान बनता है, एक अफगानी पराठा बनता है। हाँ। जो पराठे बनते हैं वेज होता है वेज होता है वेज वेज हाँ। नहीं, यहाँ कुछ भी वेज नहीं होता है, सब कुछ मतलब टमाटर भूनते और उसको तंदूर में पकाते हैं। तो आता है चिकन मटन 90% हिंदी में लोग कहते हैं उनसे, मैंने ही उनसे पूछा आप लोग वेज में भी ज्यादा बनाते हो, उन्होंने बोला कि 90% इंडियन लोग हमको लेते हैं, अफगानी लोग नहीं लेते हैं, अफगानी को सिर्फ नाम लेते हैं। मुगलई खाना सुना है बहुत टेस्टी होता है। बट बहुत ऑयली होता है मुझे। हाँ अफगानी खाना ज्यादा वो ऑयल होता है। मैंने मुगलाई हम राइस बनाते हैं, एक राइस में काबुली है उसका नाम। एक काबुली का क्या होता है, पहले एक राइस की लेयर होती है, फिर एक सब्जी वाली लेयर होती है, फिर राइस की लेयर होती है। काबुली में क्या होता है, एक राइस की लेयर होती है, उसके अंदर मीट मटन होता है, जिनमें वेज काबुली और चिकन होता है यार, तो क्या बताऊं जो होता है। पनीर या टोफू नहीं नहीं पनीर नहीं, पनीर अपना ऐसा कुछ पकाता नहीं, सिर्फ किशमिश के साथ मॉर्निंग में क्या बात है। पकाता नहीं कोई, खाते हैं पकाते नहीं। कच्चा स्नैक्स वगैरह के साथ। हाँ सुबह नाश्ते में खा लिया करो। तो उसके ऊपर बेसिक लेयर राइस होता है और उसके ऊपर थोड़ा सा हाँ जो वेज काबुली होता है उसमें क्या होता है, पहले एक राइस की लेयर होती है, उसके वो ऊपर काबुली होता है। वो एक राइस जिसमें भी तुम्हें मिक्स वेजिटेबल की है, काबुली उसके उसके ऊपर है, ऊपर उससे तो मैं वो क्या कहते हैं गुल्लू बनाया, क्योंकि अफगानिस्तान में भी मिलता है सब मिलता है वहाँ। यहाँ पर भी यहाँ हाँ सिर्फ पोर्क में भी मिलता है। कहाँ पे नॉनवेज खाते हो? मैं प्योर वेजिटेरियन सही। अंडे खाते हैं क्या बस नहीं मैं अंडे भी नहीं खाती। नहीं मैंने अंडे की स्मेल बहुत होती है। वही तो मोमोज भी खाती है, वाली नहीं खाई होगी। यार वो वेज होते हैं। नहीं होते, उनके बाद अंडे भी खाते हैं। इतना भी ऐसा कुछ ऐसे तो हम बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं और उनमें एग डलता है, तो मैं मैंने नहीं मैंने देखे मैंने तो अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है खाने को, वो भी नहीं खा रहा था वो भी एक बार कैसे करते हो? जैसे अगर वेजिटेरियन खाना नहीं हो तो नॉन वेज सर्वाइव नहीं कर सकता, उससे वेजिटेरियन नॉन वेज जिंदा ही रह सकते हो। अभी मर जाओगे तुम खाता के मांस खाता के मर जाओगे। मतलब अगर नॉनवेज के साथ खाते हो ना वेज खाना भी, हाँ रोटी वेज होती है ना हाँ चावल वेज होता है। हाँ 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 तो सारे वेज होते वही हैं बोलती हूँ ना, हम लोग सब कुछ खाते हैं, पर आप लोग कैसे कर सकते हो? जैसे
या अगर शुरू से हमने भी नॉनवेज हमारे पास भी होता है खाने के लिए पनीर होता है, टोफू होता है, सोया होता है। हाँ तुम्हारे पास चिकन और मटन होता है, मतलब भी ये तो सर हम तो देखो ना, हम सोया भी खाते हैं, हम लोग पराठे भी खाते हैं। मैं अभी स्टार्ट किया है अब से मैं नहीं मेरे से एग खाया जाता है जस्ट इनडायरेक्ट वे में कि केक्स वगैरह में या कुकीज में हम हर सुबह या शाम में 2 अंडे या फिर 3 अंडे उसके लिए जरूर बनना चाहिए। बट ऐसे लोग ऑमलेट में और ये में ऐसे नहीं खा सकते। मैं ऑमलेट नहीं बनाती, हम लोग एक को या फिर या तो फ्रेंच फ्राइज के साथ बनाते हैं। मेरे को तो नॉनवेज की स्मेल नहीं पसंद। एक बगल में मतलब पड़ोस में एक आंटी है वो फिश बनाती या ये इसलिए तुम लोग नहीं खाते। अगर तुम लोग जैसे पहले क्या था, मैं एक बार मेरी फ्रेंड चाइनीज थी, अभी करते हुए देखा किसी को मेरा मन चिकन का क्या बोला है जो बड़े ही होता है तो हम लोग अपने घर में गाय बकरा ये सब हलाल करते हैं। गाय को तो मार देते हो मैं कटर लोगों को बता रहा मेरे पास एक यहाँ पे मत बताना किसी को। मैं यहाँ पे पाती हूँ, यहाँ मेरी लेके आती हूँ। कहाँ से लेकर आए? निजामुद्दीन से। निजामुद्दीन ना मेरे को लगता है कि मैं वहाँ जाता हूँ सैटरडे पढ़ाने के लिए बच्चों को वहाँ पे लोग मैं देखे हैं तो मैं तो सीधा सोचता हूँ एकदम सीधा मैं आगे से लेफ्ट राइट देखते नहीं। एक बार पहली बार गया था देख लेता हूँ भाई मैं देखते हुए भाई हैरान हो गया अरे चिकन कटता है वो फड़फड़ाते रहते हैं उनको पकड़ के काट देते हैं। बस यार की तू ये गंदा हो तो पता है साइंस ने ये प्रूव किया कि हर चीज में दुनिया में लाइफ होती है। एक इंसान पेड़ में पौधों में यहाँ से दुनिया में भी लाइफ होती है। चीज है बट ठीक है एक है जो उसके पास वो है उसका आवाज तुम सुन सकते हो। Exactly. एक चीज है तुम उसकी आवाज नहीं सुन सकते, पर डिफरेंस तो है। जानवर डिफरेंस में तो बोल नहीं सकते और सब कुछ तो उनके पास कुछ बोल नहीं सकते। हाँ राइट में तुम कहते हो वो सिर्फ बोल नहीं सकते, बाकी सब कुछ है। उसके नस है उसके राइट एग्जैक्टली उससे मतलब जो भी होती है वो भी अलग चीज होती है। मैंने बताता हूँ जो जमीकंद होता है ना, जैसे मैं जैन हूँ ठीक है, सरनेम चौधरी मेरा मुंह जैन ठीक है, तो जो जमीकंद खाना होता है उसमें आता है आलू प्याज मूली ये सब आता है वो रूट से निकलते हैं। ये चावल वावल है जितने तो फिर तुम प्याज लहसुन में नहीं नहीं खाते? अबे यार मतलब दादी नहीं खाती मम्मी और मैं सब लोग मतलब वेजिटेरियन है बट आलू प्याज सब चलता है। मेरे मामा के घर में तो मैं तुम्हारी दादी आलू प्याज नहीं खाती। आलू प्याज है बहुत ज्यादा प्याज और लहसुन भी खाते हैं। प्योर वेजिटेरियन जो होते हैं ना वो प्याज लहसुन भी नहीं खाता है। नहीं तो लहसुन उसमें खाते हैं प्योर मैं एक बार गोल्डन टेम्पल गई थी तो वहाँ पे पर नहीं खाते कुछ गोल्डन टेम्पल गए थे, तो वहाँ पे भूख लगा तो हम क्या किया फिर वहाँ पे डोमिनोज था वहाँ पे गए तो हमने सोचा चलो बर्गर खाएंगे अच्छे से पेट भरेगा। 2 दिन से भूखे थे क्योंकि पंजाब में हमें नहीं पता पंजाब में तो नॉनवेज मिल जाता है। नॉनवेज भी खाते हैं चला पर हलाल के लिए नहीं वो तो पता नहीं था ना इसलिए। तो मैंने कहा चलो डोमिनोज ये में खाते हैं पर उसको ऐसे ऐसे पे हमने काटते हैं और जो हलाल तो दाल को मारते हाँ पंजाबियों में ये देखो पंजाबी वो तुम आराम से हैं मेरा बड़ा एक तड़का के मारते हैं। नहीं हम बहुत क्विक खाते हैं। मुस्लिम जो होते हैं ना तो वो बहुत हलाल तो वही हुआ ना हमारा प्लेट नहीं वो क्या होता है कि उससे पहले जब तक चिकन में जान होता है या फिर चैम्बर में जान होता है तो उसको कोई वर्ड ना करे। अरे तुम लोग तो जिंदा ही मारते हो उसको। ओके तो उसको जब उसका सर अलग वो हो जाता चलाया है मारते हैं तो जैसा फिर- जगह हाँ, ब्रेक फिर में अगर जाएगा चिकन को ये लोग काटते हैं तो उसको पकड़ के और फिर ऐसे काटते हैं तो फिर मुस्लिम क्या करते हैं कि उसको बहुत क्विक से काटते हैं अब उनको दर्द महसूस ना हो बहुत जल्दी करते हैं मर जाएगा बेचारा। सोचो इतनी चिकन ना खाए कोई ना तो इतनी चिकन दुनिया में आदमी कहाँ रहेगा पूरे तो चिकन ही यार बस मैं दिन में एक चिकन एक अंडा देता है ना तो सोचो इसकी दुनिया बुराई में देता है चार लोग खाते हैं 5 से एक साथ देता है एक चिकन 5 से अंडे साथ देता है मंथली और 5 अंडे साथ में देते हैं सभी लोग इतने सारे अंडे कहाँ से आएंगे वो और ये सारे अंडे अरे ये सब मशीन के अंडे होते हैं यार मुर्गी थोड़े इतने तुझे अंडे कहाँ से मुर्गी दे देती है? नहीं मशीन में क्या नहीं देता है अरे वो मशीन में यार मशीन में जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस होता है वो करते होंगे बट अंडे मुर्गी निकालते हैं अंडे मुर्गी भी खाते वो पूरा प्रोसेस में टाइम लगता है खाने ताकि खाने लायक बने वो मशीन का प्रोसेस होता है करने का काम ऐसे अंडे नहीं अंडे जो मुर्गी है वो खाने लायक होता है जो मशीन में जाते हैं वो उसको बच्चा क्या कहते हैं स्मॉल चिकन बनाने के लिए लगते हैं अंडे जब देते हैं
अभी भी छिके देते हैं ना, तो उसको तभी खा सकते हो और वो बहुत टेस्टी होता है और जूसी होता है। मेरी दादी के पास वो नहीं था, होता है, मेरे मेरी समझ में आती है, नहीं but- भाई उसी में बहुत हेल्दी हो गया सही है, बट टेस्टलेस होता है, बट बिल्कुल टेस्टलेस होता है, पता नहीं चलेगा क्या खाया है। स्मेल बहुत जरूरी है। नहीं लो की स्मेल होती है उसके वो। साथ थोड़ी गार्लिक डाल दो, लेकिन प्याज सर एक वाइट की बात चल रही है। सर आप नॉनवेज से चले लो। नहीं तो सर आप नॉनवेज से चले लो ना। हाँ क्यों? हाँ, जस्ट ऐसे हमारी बात चल रही थी वेजिटेबल। तुम वेज बेसिकली हो? हाँ। नॉनवेज नहीं खाती? अंडा भी प्याज भी नहीं? नहीं प्याज खाती हूँ, प्याज वाला। देखो आप बात करते ना प्याज की स्मेल करने को। पूरा तुम तो खाते हो नॉनवेज? नहीं नहीं खाते नहीं खाते? हम तो हमने वो पढ़ाई भी नहीं की। हम लोगों का हमेशा करता है अच्छा क्या किया समझा बोल दे। अरे बताओ बच्चे आपने बोला। चलो ऐसे आगे बढ़ते हैं। ये हमारे 22 चैप्टर, ठीक है। 22nd चैप्टर इज लर्निंग एंड ट्रेनिंग एट वर्क। दैट मींस ऑफिस में लर्निंग एंड ट्रेनिंग क्या होती है, इसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं और किस किस टाइप की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है लर्निंग। लर्निंग क्या होता है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस which leads to changes in behavior. That means learning क्या होता है कि जब तुम कोई काम बार-बार करते हो, गलतियां करते हो, सीखते हो, कोई और बंदा तुम्हें कोई नई चीज सिखाता है, that is learning. Every day we learn things. कहीं ना कहीं सब चीजें सीखते रहते हैं, ठीक है। लर्निंग का अब 3 टाइप, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल और एक होता है इंसिडेंटल। सो फॉर्मल लर्निंग मींस हम लोग जो कर रहे हैं जो हमें स्कूल में सिखाई जाती है, जैसे तुम जो भी कर रहे हो, that is formal learning. इनफॉर्मल लर्निंग इज मीन जो किसी और से सीखते हो तुम, जैसे ट्यूशन के में चले गए, जैसे तुम स्कूल में जो सीखते हो दैट इज फॉर्मल, स्कूल में तुम्हें सिखाएंगे। बाहर ट्यूशन पे चले गए, किसी फ्रेंड से पूछ लिया, यहाँ वहां पूछ लिया, घर पे रिवाइज कर लिया, दैट इज इनफॉर्मल स्टडी। एंड इंसिडेंटल स्टडी ये होता है एक तरह से कि तुम्हें रियल लाइफ एग्जांपल से पता चला कि अच्छा ये चीज भी होती है। इंटर्नशिप। हाँ इंटर्नशिप कैसे, जैसे तुम्हें केमिकल्स थे, सुनो तुम्हारे को पता चला H plus O2 is H2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज H2O, क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। H2O is water, वाटर सर। तो हाइड्रोक्साइड का मतलब H यानी हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन मिलके हमारा बनता है हमारा वाटर H2, ठीक है। सो ये चीज हमें बुक्स में सिखाई गई, दैट इज फॉर्मल। हमें नहीं समझ आई, हमने घर पे दोबारा रिवाइज करी, ट्यूशन पे पढ़ी, दैट इज इनफॉर्मल। हमने खुद केमिकल मिक्स करके देखा तो पता चला कि पानी बन जाता है, दैट इज इंसिडेंट, ठीक है। अब आता है द पेस ऑफ लर्निंग चेंजेस विद फैमिलियरिटी, an effect known as the learning curve. The shape of this curve depend upon the type of work and task of the individual. बहुत आराम से सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। तुम ACCA पढ़ रहे हो, you are reading ACCA book. Just imagine that you are reading ACCA book. तो हो सकता है स्टार्टिंग में एक दिन में तुम 5 से 6 पेज पढ़ पाओ, हो सकता है स्टार्टिंग में एक दिन में तुम 5 से 6 पेज पढ़ पाओ। जब तुम 5-6 दिन ऐसे रेगुलर पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली उसके बाद तुम्हारी स्पीड इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर तुम एक दिन में 8 पेज भी कर लोगे, एक दिन में 10 पेज भी कर लोगे, क्योंकि तुम्हें चीजें समझ आनी स्टार्ट हो गई है क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। दैट इज लर्निंग कर्व। सो लर्निंग कर्व एग्जैक्टली देखो यही होता है, एवरेज नंबर ऑफ पेजेस पर डे, कि एक दिन में तुम कितने पेजेस पढ़ते हो, और यहाँ पे है नंबर ऑफ वीक और डे स्टडी, कितने वीक। पहले वीक जब तुमने पढ़ाई स्टार्ट की थी तो तुम 10 पेज पर डे पढ़ पाते थे, जब दूसरा चौथा हफ्ता हुआ तब तुम्हारी पेजेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तुम 11 या 12 पेजेस पर डे पढ़ना स्टार्ट कर देते। ऐसे ऐसे जितने जितने वीक पढ़ते गए तुम्हारे नंबर ऑफ पेजेस स्टडी इंक्रीज होती गई, दैट इज लर्निंग कर्व। अब इसमें जो छोटा सा बनाया हुआ है ये पता नहीं क्यों बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें लगे कि कुछ अलग से बना हुआ है, कुछ नहीं है, वैसी टेढ़ी होगी ब्लैक में। सो दिस इज लर्निंग कर्व। हो सकता है कभी ज्यादा हो कभी कम। नहीं ऐसा नहीं, मैं वही कह रहा हूं ऐसा होता है, ये इन्होंने गलती से कर दिया। लर्निंग कर्व हमेशा ऐसा रहेगा और ऊपर जाके भी एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब पर सर कभी डिफरेंस भी आता है, जैसे आदमी बीमार पड़ जाता है या फिर कोई इशू होता है तो हो सकता है। तो कर्व का मतलब ये नहीं है कि इंडिविजुअल पर्सन का, इट्स एवरेज। सर एक और चीज, हाँ बोलो थोड़ा और बोल। सर ग्रोथ कर्व जो होता है, हाँ ग्रोथ सर वो कैसा होता है, पहले स्टैक ऊपर जाता है फिर थोड़ा स्टैग्नेंट ग्रोथ कर्व ऐसा होता है, तो नीचे गिर जाता है ना एकदम।
नहीं नीचे नहीं गिरता, वो डिपेंड करता है बंदे पे कि वो सस्टेन कर पा रहे हैं। डिप्लीट तो होता है ना सर एक टाइम पे आगे। नहीं इंडिविजुअल ग्रोथ कह रहे हैं या शेयर्स में कह रहे हैं, किस सेंस? नहीं सर जैसे कोई भी कोर्स है, जैसे ECC हो गया, CA हो गया, तो अगर तुम इसीलिए बन जाओगे थोड़ी की बात नीचे गिर जाओगे। नहीं सर एक टाइम होता है ना सब चीज नीचे नहीं गिरते, वो ऐसे रहेगा ये तो उस लेवल पे कांस्टेंट रहेगा। लर्निंग कर्व में क्या होता है, पहले तुम्हारा लर्निंग कर्व ऐसे जाएगा और बाद में कांस्टेंट हो जाएगा। कि पहले जब तुमने स्टार्ट करा धीरे धीरे तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ती गई। अब एक ऐसा कभी नहीं आएगा कि तुम एक दिन में 100 पेज भी पढ़ पाओ, तो एक लिमिट होती है कि एक दिन में 50 पेज ही पढ़ पाओगे, उससे ऊपर नहीं पढ़ पाओगे। सो पहले तुम 10 पेज पढ़ते थे, फिर 20 पेज, फिर 30, फिर 40, फिर 50। जैसे अशोक भी बोल रहा है ये सही है, जब हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है तो हम कम हो जाते रहते हैं और नीचे गिरते रहते हैं। नहीं वो वही ज्यादा मतलब नहीं वो तुम्हारी बहुत सही बात है तुम्हारी, दैट आई एग्री। वो ग्रोथ का पूछ रहे हैं। आप सुंदर पिचाई है या सुंदर पिचाई सत्याग्रह है, सुंदर पिचाई CEO ऑफ गूगल, अब वो नीचे थोड़ी गिरेगा। जैसे कोई पर्टिकुलर जैसे कोई बीकॉम है, ठीक है, पहले के टाइम में आज से 10-12 साल पहले बीकॉम ग्रेजुएट की बहुत वैल्यू की जाती थी, तो सर वो अपने ग्रोथ लेवल पे पहुंच चुका था, मतलब उसके बाद आज के टाइम में सर डिप्लीट हो गया, वो बात नहीं है सर। एक्चुअली पता है उस चीज की कोई लॉजिक नहीं होता, ये इट्स नॉट लॉजिकल, ये कुछ समझ नहीं आ मुझे किस सेंस में कह रहा है। तू ग्रोथ कह रहा है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? पहली बात तो बंदा अगर यहाँ तक पहुंच चुके थे ऊपर तो नीचे गिरेगा क्यों? किस मतलब क्या चीज तू बोल रहा है? इंडिविजुअल नहीं सर, मैं कोर्स की बात हम एवरेज कह रहा हूं मैं। तू अगर ये बोले कि वैल्यू क्या है कोर्स की तो अलग बात है, लेकिन ग्रोथ तो वैल्यू कोर्स से लिखनी है ना। पहले अपना ये चीज मुझे बता, तू पूछ क्या है? अगर तू ग्रोथ बोल रहा है किस चीज में? शेयर्स में बोल रहा है? शेयर्स में होता है हमारा पहले शेयर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ग्रोथ होता है, इकोनॉमी ग्रो करती है, डिप्रेशन होता है। इकोनॉमी का पूछना तो अलग है, इकोनॉमी का इट्स टोटली डिफरेंट। तू बंदे का मेंटालिटी पूछ रहा है, बंदे का नहीं सर, मैं इकोनॉमी में उस चीज की डिमांड है कि हाँ वही बता रहा मैं भाई। इकोनॉमिक में तो ऑब्वियसली वो चीज होती है, इकोनॉमी कभी ग्रो करेगी फिर नीचे आएगी, फिर ग्रो करेगी फिर नीचे आएगी, वो तो होता है इकोनॉमी। ये तुम्हारा 7th चैप्टर में यही है सारा, तुम्हारा जो 7th चैप्टर है वो पूरा यही है, इकोनॉमिक फैक्टर सब कुछ यही है, बिल्कुल यही चीज, ठीक है। सो लर्निंग कर्व क्या होता है तुम्हारा? पहले तुम्हारा लर्निंग धीरे धीरे बढ़ती रहती है और एक पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाती है कि तुम इससे ज्यादा नहीं कर पाओ पर डे, ठीक है। सो यही तुम्हारा लर्निंग कर्व है। रेट ऑफ लर्निंग कर्व देखो, experiences have shown that learning does not take place at a steady rate। ऐसा नहीं है कि परफेक्ट रेट पे बढ़ेगी, हो सकता है कोई बंदा जल्दी करे कोई बंदा लेट करे। इनिशियली प्रोग्रेस विल बी स्लो, स्टार्टिंग में जो तुम्हारी ग्रोथ है वो स्लो होगी। अभी 10 पेज पढ़ रहे हो, फिर 11 पेज, फिर 12 पेज, फिर 13 पेज। जब तुम 13-14 पेज पढ़ने स्टार्ट कर दोगे वो 14 से सीधा 20 पे आ जाओगे, फिर 20 से सीधा 25 पे आ जाओगे। सो इनिशियली प्रोग्रेस विल बी स्लो with sudden improvements followed by further progress for a period. There will be a final leveling off when without enormous effort little further progress will be achieved। कि लास्ट लेवल पे क्या होगा कि तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने, तुम उसी लेवल पे पढ़ सकते हो, तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। पहले तुम 1 घंटे में एक चैप्टर पढ़ते थे, अब वो टाइम में तुम 1 घंटे में 10 चैप्टर पढ़ सकते हो, लेकिन 10 चैप्टर से ऊपर नहीं पढ़ पाओगे। तो ये हमारे 3 स्टेजेस हो गए। अब आता है The importance of learning in workplace। फटाफट से देख लो, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। काम करते हुए चीजें सीखने का क्या फायदा होता है? पहला, it can lead to increased competence understanding, कि तुम्हें चीजें समझ आनी स्टार्ट हो जाती है, तुम्हारे अंदर कंपटीशन आता है कि उसको अच्छा आता है मेरे को अच्छा नहीं आता। सेकंड, it may improve level of creativity and innovation, तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है क्योंकि तुम्हें काम हर चीज पता है, काम करनी आती है। People who enjoy learning are more likely to be flexible in times of constant change। जो लोग पढ़ते ज्यादा है, जो लोग लर्न ज्यादा करते हैं, वो नई नई टेक्नोलॉजी में बहुत इजीली पढ़ लेते हैं। अब जैसे जो पुराने जमाने के लोग थे वो इतना ज्यादा नहीं पढ़ते थे, नॉट स्टडीज, नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उनको अगर तो मोबाइल दोगे एंड्रॉइड तो शायद वो ना चला पाए। लेकिन जो पेरेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते थे, अपने आप को अपडेट रखते थे, वो मोबाइल से तो वहां से भी अच्छा चला। That is, people who enjoy learning are more likely to be flexible and they can deal with the constant change. If workers are not given learning opportunities, there is a risk that they will feel undervalued and उनका motivation खत्म हो जाएगा। खत्म भी हो सकता है कि वो सीख तो रहा नहीं, ठीक है। उसके बाद the learning organization। Many management writers have stated that if you want to develop an organization, then you must develop its people first and they will develop the organization। बंदा क्या बोल रहा है? अगर तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना है, ग्रो करना है, तो इंडिविजुअल्स को ग्रो कर दो,
तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाएगी। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? A learning organization describes any organization that facilitates the learning of all the members and continuously transforms itself। मतलब एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी? जो अपने सारे मेंबर्स को अच्छे से पढ़ाती है ताकि वो भी ग्रो करे और बंदे भी ग्रो करें। टिपिकली दे जनरेट एंड ट्रांसफर द नॉलेज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन में ये नॉलेज देती है। जैसे मान लो एक कंपनी के अंदर उन्होंने एक वो बना लिया, पार्ट बना लिया, एक डिपार्टमेंट बना लिया जो हमारा ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, तो वो सबको ट्रेनिंग देगा। एग्जांपल, लर्न फ्रॉम मदर एंड फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। इन्होंने जो भी चीज सिखा रहे हैं ये प्रैक्टिकली करी हुई है या दूसरे लोगों से सीखी हुई है। उसके बाद टॉलरेट रिस्क एंड फेलियर एज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। कि अगर कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ पंगे हो गए, तो दैट मींस यू हैव अ अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। कि तुम्हें ये चीज नहीं पता थी तभी गड़बड़ हुई। Having a systematic, ongoing and collective and scientific approach to problem solving। कि अगर कोई प्रॉब्लम इनके सामने आती है तो they don't solve it by तुक्का। अच्छे से समझ के केस स्टडीज देख के हर चीज करने के बाद ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। So learning process क्या होता है? It is important to understand how people learn new things, as this will allow an organization to create suitable training program for employees। Two theories that help with those proposed by Cobb and Honey Mumford। So Cobb experiential learning cycle, इसने क्या बोला है? KOLB, Cobb experiential learning cycle। इसने क्या बोला है? प्रैक्टिकल नॉलेज से ही बंदा काम सीखता है। इसकी मेंटालिटी क्या थी कि बंदा अगर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेगा, प्रैक्टिकल काम करेगा, तभी वो काम सीख पाएगा। खाली बुक से बंदा नहीं सीख सकता। तो यही बता रहा है। Cobb suggested that learning is a series of steps based on everyday experience। He argued that classroom learning is false and that actual learning comes from actual undertaking of tasks and learning from them। कि प्रैक्टिकल करने के बाद ही आप काम सीख सकते हो। आप वैसे जितना मर्जी बुक में पढ़ लो आप सीख नहीं पाओगे। ठीक है। Cobb identified 4 learning stages that must be addressed। इसने जो 4 स्टेजेस बताए, पहला है कंक्रीट एक्सपीरियंस, फिर है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, फिर है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, एक है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ये ध्यान से पढ़ना है सारे। सबसे पहले है हमारा कंक्रीट एक्सपीरियंस। कंक्रीट एक्सपीरियंस का मतलब है बिना नॉलेज के काम करना। बिना कंक्रीट एक्सपीरियंस मतलब तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है फिर भी तुम काम करे जा रहे हो। बिना नॉलेज के तुम तुक्के मार के हिट एंड ट्रायल से काम कर रहे हो। जैसे मैं तुम्हारे को सबको अभी कंप्यूटर दे दूं और कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर चला के दे दूं, एंट्रीज करो, तुम्हें आता कुछ नहीं है। जो दिमाग में पता है तुक्के मार मार के तुम एंट्रीज कर रहे हो। दैट मींस कंक्रीट एक्सपीरियंस कि यू आर स्टार्टिंग द वर्क यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम विदाउट एनी ट्रेनिंग और गाइडेंस। उसके बाद होता है रिफ्लेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। रिफ्लेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं? दूसरे किसी बंदे को काम करते हुए देखो कि वो कैसे काम कर रहा है, उससे फिर काम सीखो। इंटर्नशिप कह सकते हैं। सो रिफ्लेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है कि दूसरे बंदे से देखो कि वो काम कैसे कर रहा है, उससे तुम सीखोगे काम। वो मैंने काटा हुआ कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़ोगे तो यही है। हैविंग फेल्ड टू अकम्प्लिश एवरीथिंग यू वांटेड, यू स्पेंड टाइम इन आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम यू हैड। तो मैंने काटा था सिंपल मतलब ये रिफ्लेक्टिव का कि तुम दूसरे बंदे को देखो वो कैसे काम कर रहा है, उससे तुम काम करो। कॉब ने क्या बोला था कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से सीख सकते हो। बंदा प्रैक्टिकली काम कैसे सीख सकता है कि या तो खुद ही काम स्टार्ट कर दे जैसे बंदे, या फिर किसी और ने काम जो कर रहा है उसको देख ले, उससे सीखे। तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। बुक्स पढ़ना, अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज लगा के काम करना। मैंने बुक्स पढ़ी, बुक्स पढ़ने के बाद मेरे अकॉर्डिंग जो अंडरस्टैंडिंग बनी कि टैली की मैंने बुक पढ़ी, इसको ऐसे करना होता है, इसको ऐसे करना होता है, इसको ऐसे करना होता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। सो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन मींस having identified the problem area, you go to the instruction manual and look upon how to undertake this task। कहीं भी डाउट आया उसको बुक इंस्ट्रक्शन मैनुअल में बोला कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए, वो करा और ठीक कर। जैसे तुम्हें कंप्यूटर इंस्टॉल करना है, तुम्हें आता नहीं तो उसमें तुमने मैनुअल खोला, पहले प्लग इन दिस, ऐसे करो वैसे करो। दैट इज हमारा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। लास्ट आता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। पढ़ने के बाद काम स्टार्ट करना।
कि पढ़ा उसके बाद काम स्टार्ट किया। यहां पे क्या है, तुमने काम स्टार्ट कर दिया, जहां दिक्कत हुई बुक में से खोल के पढ़ लिया कि कैसे करूं। यहां पे है पहले अच्छे से पढ़ाई करी, अच्छे से समझा, उसके बाद जाके काम स्टार्ट किया। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, बिना पढ़े काम स्टार्ट कर दिया। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, दूसरे को देख के वो कैसे काम कर रहा है वैसे करा। तीसरा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कि भाई जब मैं काम कर रहा हूं जहां कहीं अटका वहां मैंने वो खोल दिए नोट्स और वहां से पढ़ लिया। और लास्ट है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, पहले अच्छे से पढ़ाई करी, सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ी, उसके बाद काम स्टार्ट कर। ठीक है, ये होता है हमारा 4 कॉब ने जो थ्योरी बताई है हमारी लर्निंग। तो कॉब आर्ग्यूज दैट दिस इज एन ऑनगोइंग लूप एंड एज यूजिंग द सिस्टम अगेन एंड अगेन may well trigger new problems and issues. Note that it does not, ये छोड़ दो कोई बात नहीं। Cobb also identified 4 different learning styles adopted by individual learners based on where they start the learning cycle। अब इसने 4 साइकिल बताया कि तुम कैसे कैसे काम कर सकते हो। ये काइंड ऑफ वैसा ही है। इसमें पहला बंदा है डाइवर्जेंट, दूसरा है एसिमिलेटिव, तीसरा है कन्वर्जेंट एंड चौथा है अकोमोडेटिव। अब इसने बताया 4 टाइप के बंदे होते हैं। पहले बताया था लर्निंग कैसे हो सकती है, अब बताया 4 टाइप के बंदे होते हैं कि वो कैसे लर्न कर सकते हैं, काम में कैसे सीख सकते हैं। पहला है डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का बताया था फीलिंग एंड वॉचिंग। दीज पीपल प्रेफर टू वॉच रादर देन टू डू, रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट दे आर सीइंग फ्रॉम वेरियस एंगल्स बिफोर ट्राइंग इट फॉर देमसेल्फ। छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, ये पॉइंट समझ नहीं आएगा किसी को भी अगर ऐसे करोगे। डाइवर्जेंट का मतलब है कि मैं खुद काम स्टार्ट करने की बजाय मैं दूसरों को देख रहा हूं कि वो कैसे काम करते हैं, अच्छे से समझ रहा हूं, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करूंगा। रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। तो डाइवर्जेंट बंदे वो होते हैं जो खुद सीधा काम स्टार्ट करने की बजाय पहले देखते हैं, सीखते हैं, उसके बाद काम करते हैं। ठीक है, हर तरीके से, हर एंगल से देखते हैं। डाइवर्जेंट अलग अलग तरीके से देखते हैं कि कैसे काम हो रहा है, इसने ऐसे करा, इसने ऐसे करा, इसने ऐसे करा, इसका सबसे बेस्ट है, मैं वैसे करता हूं, दैट इज डाइवर्जेंट। उसके बाद आता है असिमिलेटिव। असिमिलेटिव क्या होता है? These individuals take a concise and logical approach. They prefer good and clear explanations rather than undertaking practical examples. ये active conceptualization. They need time to think and enough what they have seen. So these are, ये हमारा हो जाएगा reflective observation से लिंक. This is linked with रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। ये हो जाएगा मेरा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। इसके बाद कन्वर्जेंट। थिंकिंग एंड डूइंग, प्रेफर टू अप्लाई आइडियाज एंड एंजॉय टेस्टिंग आइडियाज आउट इन प्रैक्टिस टू सी इफ दे रियली वर्क। कंक्रीट वाले सीधा सीधा काम स्टार्ट कर दो और देखो कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, दैट इज कंक्रीट वाले। कि थिंकिंग एंड डूइंग खुद दिमाग लगाओ और करो, पर उनको पहले तो कुछ आता ही नहीं था ना। हाँ वही है ना, प्रेफर टू अप्लाई आइडिया, जैसा तुमको थोड़ा बहुत पता, मतलब तुम अगर काम कर रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता तो यू विल यूज योर ब्रेन के कैसे करेंगे हम। सो दैट इज कन्वर्जेंट। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन में लिखनी है इसमें। हैं क्या कह रहे हैं भाई? सॉरी कन्वर्जेंट, सॉरी सर कॉम्पिटिशन किसी में आ जाएगा। कन्वर्जेंट आ जाएगा। कंक्रीट वाला तो ऊपर पड़ा था। कंक्रीट मतलब क्या था कि बंदा सीधा काम स्टार्ट करता है अपने दिमाग से, जैसा उसको समझ आ रहा है वैसे काम करता है। हाँ, थिंकिंग एंड डूइंग, ये अकोमोडेटिव। डूइंग एंड फीलिंग मतलब स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, दोनों का मिक्स। ये है दोनों का मिक्स कि मैं तुक्के भी मार रहा हूं, पढ़ के और सीधा सीधा। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन होता है कि पहले पढ़ो फिर काम करो। एकोमोडेटिव क्या कहेगा? पढ़ो भी साथ साथ काम भी करो। इसमें है सीधा काम करके देखो, इसमें है पढ़ो भी साथ साथ काम करो। तो 4 टाइप के बंदे कौन से हो गए? एक बंदा हो गया जो सीधा सीधा दूसरों को देखता है हर तरीके से कैसे काम कर रहे हैं। एक बंदा होता है जो बुक से पढ़ के फिर काम करेगा। एक बंदा होता है जो सीधा सीधा काम स्टार्ट कर लेगा, खुद का आइडिया बनाएगा, चलो ऐसे कर लेते हैं।
और एक बंदा है जो पहले अच्छे से पढ़ेगा और एक्सपेरिमेंट भी करेगा, देखेंगे सही हो रहे हैं। तो फिर एक्टिव होगा सर। एक्टिव प्लस कंट्री, एक्टिव प्लस कंट्री। अब उसके बाद हनी एंड कंफर्ट लर्निंग स्टाइल। अब इसने जो उसने चार बताए थे ना हमें, एक्टिव, कंक्रीट, रिफ्लेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट, उसने इसी से लिंक कर दिए चार। उसने यहीं से बंदे बना दिए रिफ्लेक्टर, थ्योरिस्ट, प्रैग्मेटिस्ट एंड एक्टिविस्ट। उसने यहीं से चार बंदे बना दिए, इन्हीं से मिक्स करके। जैसे रिफ्लेक्टर क्या बताया उसने, जो ये दोनों चीजें करेगा, एक्सपेरिमेंट दूसरों को देख के, रिफ्लेक्टर कौन होता है, दूसरों को देख के काम स्टार्ट करता है, दूसरों को देखेगा काम कैसे कर रहे हैं और फिर काम करेगा, दैट इज रिफ्लेक्टर, इमेजिनेटिव लर्नर। फिर आ जाएगा थ्योरिस्ट, वो क्या करेगा, दूसरों को भी देखेगा और बुक्स भी पढ़ेगा, दूसरों को भी देखेगा और बुक्स भी पढ़ेगा। नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन अलग है। एक सेकंड, इसका नीचे से पढ़ते हैं, सीधा यहां से पढ़ते हैं, सीधा यहां से पढ़ते हैं। एक्टिविस्ट कौन होता है, इन्वॉल्व देमसेल्फ फुली विदाउट बायस टू न्यू एक्सपीरियंसेस, दे आर ओपन माइंडेड, एंथुसियास्टिक, constantly searching for new challenges, but are bored with implementation of long term consolidation. They enjoy learning through games, competitive teamwork, task and role plays. That means activist हमारा होता है ये बंदा। एक्टिविस्ट कौन होता है, ये बुक से भी पढ़ेगा और ये सीधा सीधा एक्सपेरिमेंट भी करेगा, काम भी करेगा। सो दे आर दोज पीपल जो पढ़ते भी हैं और काम भी करते हैं। सो दीज आर एक्टिविस्ट। ठीक है, नई नई चीजें सीखते हैं, पढ़ते रहते हैं। इसके बाद आएगा हमारा रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर्स कौन होते हैं, प्रेफर टू स्टेप बैक टू पॉन्डर एंड ऑब्जर्व अदर बिफोर टेकिंग एक्शन। काम करने से पहले दूसरों को देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, काम करने से पहले वो दूसरों को देखते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उसके बाद ये काम करना प्रेफर करते हैं। They are in general cautious and may be perceived. The reflector prefers learning activities that are observational, कि दूसरों को देख के काम कैसे किया जा सकता है, that are reflectors. So reflector यहाँ चार्ट में क्या करेंगे हमारे, ये वाले, कि दूसरों को देखेंगे वो कैसे काम कर रहे हैं, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ही वो काम करेंगे, सीधा सीधा काम स्टार्ट नहीं करेंगे। तीसरे हमारे होते हैं थ्योरिस्ट्स। थ्योरिस्ट्स क्या होते हैं, adapt and integrate information in a step by step logical way. They prefer to maximize certainty and feel uncomfortable without judgments, lateral thinking and anything flippant. These theorists prefer activities that explore the intelligence. So basically theorists क्या होते हैं, ये दूसरों को नहीं देखेंगे, ये खुद के लॉजिक लगाएंगे कि ये काम कैसे होगा, ये खुद के लॉजिक लगाएंगे कि ये काम कैसे हो सकता है, इसमें से बेस्ट तरीका कैसे हो सकता है। ये क्या करता है, ये दूसरों को देखेगा। पुराने वाला बंदा एक्टिविस्ट क्या हुआ, देखेगा, पढ़ेगा, करेगा काम और फिर देखेगा बेस्ट तरीका कौन सा है। ये काम नहीं करेगा, ये अपना दिमाग लगाएगा, यार ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा हो सकता है, तो देखते हैं बेस्ट तरीका कौन सा है। सो दैट आर थ्योरिस्ट, ये पढ़ेंगे, समझेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, दूसरों को नहीं देंगे। लास्ट आता है प्रैग्मेटिस्ट। प्रैग्मेटिस्ट क्या होते हैं, दे आर कीन टू ट्राई आउट आइडियाज, थ्योरीज एंड टेक्निक्स। They are essentially practical, down-to-earth people, like making practical decisions, act quickly. The pragmatists prefer learning activities that are close as possible as direct work experience. So pragmatic हमारा बनेगा ये वाला। So pragmatic simple क्या होता है कि पढ़ो और काम स्टार्ट कर दो, अपना कोई फालतू दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, एक्सपेरिमेंट नहीं करने, पढ़ो ऐसे काम स्टार्ट कर दो, एक्सपेरिमेंट ना करो। ये एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, ये बिना एक्सपेरिमेंट करे सीधा सीधा पढ़ के काम करते हैं, जैसा मर्जी काम हो इनको दे दो। दोज आर प्रैग्मेटिक। हाँ, एक्सपेरिमेंट करके कौन सीखता है, एक्टिविस्ट। ठीक है, चलो ये पढ़ लेना, कुछ ज्यादा खास नहीं है, सेम चीज है। रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग देखते गए। अंडरस्टैंडिंग क्या है, मनदीप वर्क्स फॉर सेल्स डिपार्टमेंट। पहली बात तो यूके की बुक्स में मनदीप नाम कैसे है, मैं हाँ अच्छा मनदीप
Amandeep कर रहे हैं. Amandeep works at sales department. The process for raising a sales invoice has recently changed. He has asked to watch another member of staff. ध्यान से, he has asked to watch another member of staff who has been trained in new process and raise a sales invoice before an introduction. That is reflective. दूसरे को देख के काम करो. That is reflective. है? गाइस, इसके बाद जो एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग मॉडल है ये पढ़ लेना. ये सेम वही है जो हम ऊपर कर रहे हैं. दिस इज योर होमवर्क. चलो अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. ट्रेनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, एजुकेशन क्या होती है. सो व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन डिफाइंस एज द एक्टिविटीज व्हिच एम एट developing the knowledge and skills, moral values and understanding required in all aspects of life rather than limited field. एजुकेशन क्या होती है? जो हमें हर चीज हर तरीके से पढ़ाई जाती है. दैट इज एजुकेशन. हर चीज को हर तरीके से पढ़ाना इज एजुकेशन. ये सिर्फ एक चीज नहीं समझाती, ये पूरी हर चीज हमको समझाती है. जैसे 10th में हमने साइंस भी पढ़ी है, इंग्लिश भी पढ़ी है, मैथ भी पढ़ी है. दैट इज एजुकेशन. ठीक है. इसके बाद आता है एजुकेशन पर. एजुकेशन इज यूजुअली इंटेंडेड टू मीन बेसिक इंट्रोडक्शन. एजुकेशन मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन इन नॉलेज एंड स्किल्स डिजाइन टू हेल्प पीपल मेक मोस्ट आउट ऑफ लाइफ इन जनरल. सो दिस इज जनरल एजुकेशन. वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल एजुकेशन. हर चीज की नॉलेज हमें होनी चाहिए. दैट इज एजुकेशन. इसके बाद आता है ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इज द प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक modification of behavior through learning events, program instructions which enable individual to achieve the level of knowledge to carry out their work effectively. ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जो काम तुम कर रहे हो उस काम को अच्छे से तुम्हें सिखाया जाता है कि कैसे वो काम करो ताकि काम बढ़िया से. जैसे ट्रेनिंग में क्या होता है, मैं अभी ये लैपटॉप चला रहा हूं, मेरे को सारा ठीक से नहीं आता चलाना. एक बंदा आया, उसने को पूरी ट्रेनिंग दी. ट्रेनिंग क्या, उसने बताया कि तुम चाहो तो ऐसे स्केल यूज कर सकते हो. ये देखो स्केल यूज कर लो. ठीक है, स्केल हटा लो. उसके बाद अगर तुम कुछ बोल के टाइप करना चाहते हो तो वो बोल के टाइप कर लो. इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. तो तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि तुम अच्छे से काम करो. हमने पढ़ा भी एक जगह ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ जॉब ट्रेनिंग पढ़ा है. पढ़ा था हमने. दोबारा क्या होगा? ट्रेनिंग therefore usually implies a planned process to modify attitudes. ये वो It can be job oriented rather than personal. जो ट्रेनिंग होती है वो जॉब से रिलेटेड होती है, पर्सनली नहीं होती. मतलब ट्रेनिंग में हर चीज नहीं सिखाते. ट्रेनिंग में जो काम तुम कर रहे हो स्पेसिफिकली उसी काम को डिटेल में बताते हैं कि और अच्छे से कैसे कर सकते हो, गलतियां ना हो. ठीक है. उसके बाद होता है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट इज द ग्रोथ और रियलाइजेशन ऑफ अ पर्सनस एबिलिटी एंड पोटेंशियल थ्रू कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लर्निंग एंड एजुकेशनल एक्सपीरियंस. डेवलपमेंट मींस काम करते हुए, दूसरों को देखते हुए, यहां बाहर से तुमने चीजें सीखी. दैट इज डेवलपमेंट. तो एजुकेशन में तुम्हें बेसिक नॉलेज हर चीज की बताएगी. एजुकेशन में बताया गया, सुनो गाइस एग्जांपल दे दो. एजुकेशन, तुम टैली सीखने जा रहे हो. एजुकेशन क्या होगी? तुम्हें कंप्यूटर चलाना सिखाया जा रहा है, कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है. ट्रेनिंग होती है कि टैली स्पेसिफिकली कैसे सिखाया जाएगा. और डेवलपमेंट जब तुमने 10 बार टैली करी, इधर-उधर देखा तो तुम्हें और अच्छी टैली चलानी आती. ठीक है. दैट इज अवर डेवलपमेंट. सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू इंडिविजुअल एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू ऑर्गेनाइजेशन. इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट होगा? उसके स्किल्स बढ़ जाएंगे, मोटिवेशन बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. इंक्रीज इन स्किल्स, इंक्रीज कॉन्फिडेंस इन जॉब सेटिस्फैक्शन कि मेरे को अच्छे से काम करना है. ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा होगा ट्रेनिंग देके एम्प्लॉइज को? ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेटेड एम्प्लॉइज मिल जाएंगे. दैट मींस काम अच्छे से होगा. इंक्रीज कॉम्पिटेंस एंड कॉम्पिटेंस मींस क्वालिटी अच्छी आएगी. लो टर्नओवर, स्टाफ छोड़ के नहीं जाएगा.
और स्किल्ड वर्कफोर्स लीडिंग टू मोर इनोवेशन एंड बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। तो अगर हम ट्रेनिंग देंगे एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉइज को कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेनिफिट होगा, काम अच्छे से होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, कस्टमर बेस ज्यादा होगा और लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है सर, मेरे को ट्रेनिंग डेवलपमेंट की नीड में इसके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है कि काम करते करते तुम्हें सिखाया जाता है कि ये काम अच्छे से कैसे करो, इसमें गलतियां ना हो। ट्रेनिंग क्या होती है, जैसे तुम्हें मैं टैली की ट्रेनिंग दे रहा हूं कि टैली कैसे यूज करते हैं, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ टैली, कि टैली कैसे चलाना है, कैसे कैसे एंट्रीज होगी। ठीक है, एंड डेवलपमेंट इज कि तुमने जब टैली करना स्टार्ट किया, तुमने काफी सारी गलतियां करी, वो गलतियां ठीक हुई, तुमने आसपास वाले को देखा कि कैसे वो ठीक कर रहे हैं गलतियां, दैट इज डेवलपमेंट। ये ऑन जॉब काम करते करते तुम अपने आप को डेवलप कर। ठीक है, अब आता है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ ट्रेनिंग नीड। हाउ डज अ कंपनी नो दैट इट नीड्स टू ट्रेन द वर्कर? पता कैसे चलेगा कि आपको एम्प्लॉइज को ट्रेन करना है? देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल मेथड। ये वो मेथड है जिससे तुम्हें पता चलेगा कि ट्रेन करना है या नहीं। इट्स नॉट द मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ये कैसे ट्रेनिंग देनी है, इट इज तुम्हें देखना है कि ट्रेन करना है या नहीं। सो पहला मेथड है फॉर्मल ट्रेनिंग नीड्स मेथड, TNA। TNA is formal training need method. This involves identification of skills, knowledge and experience needed for a particular job and comparing this to skills only. TNA बेसिकली क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। अगर तुम्हारी कंपनी में एक कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नई मशीन आई है, तो ऑब्वियसली वो मशीन सबको चलानी तो नहीं आती होगी, तो उस केस में तुम्हें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। दैट इज फॉर्मल ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, कि तुम्हें अब पता चल गया कि नई मशीन आई है, उसमें सारे काम नहीं कर पाएंगे, तो उसके रिगार्डिंग हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। दिस इज TNA। पढ़ लेना डिटेल में सारी वही चीज। उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। मोस्ट लाइन मैनेजर्स अप्रेज देयर स्टाफ और कैरी आउट परफॉर्मेंस रिव्यू। ड्यूरिंग दिस द मैनेजर कैन रिव्यू पास्ट परफॉर्मेंस एंड डिस्कस द एस्पिरेशन एंड यूज ऑफ ट्रेनिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, जब भी किसी एम्प्लॉय को प्रमोट किया जाता है या हर साल जितना भी उसके काम के, नॉर्मली कंपनीज में क्या होता है, साल के एंड में एम्प्लॉय को 1-to-1 मैनेजर बुलाता है और उसको बताता है देखो पूरे साल की तुम्हारी रिपोर्ट ये है, पूरा साल तुमने ऐसे काम किया है, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी इस चीज में बड़े फॉल्ट्स आए हैं, क्या तुम्हें इस चीज की ट्रेनिंग की जरूरत है? वो बोलेगा हाँ मुझे जरूरत है, तो हम उस चीज की ट्रेनिंग, जब सारे एम्प्लॉयज की डिटेल हो जाएगी, तो जिन जिन ने उस ट्रेनिंग के लिए बोला है उनको वो ट्रेनिंग हम करवा देंगे। दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। कि परफॉर्मेंस अप्रेजल उनकी सेटिंग करते हुए, नेक्स्ट ईयर के टारगेट सेट करते हुए उनसे पूछेंगे किस चीज की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है आपको, और वो ट्रेनिंग उनको दे देंगे। इसके बाद आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज गलतियां कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि काम करते हुए इस चीज में गलतियां हो रही है, तो उस चीज की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सिंपल। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मस्ट बी लिंक्ड टू ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी। देयर शुड बी सीरियस सपोर्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड इट मस्ट बी सीन टू सपोर्ट द नीड्स ऑफ ऑल। ट्रेनिंग merely for sake of training is likely to be waste of time. So it's not a part of के किस तरह से देख सकते हैं। बेसिकली इसलिए बताया हुआ है कि अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो अच्छी ट्रेनिंग दो, अच्छे रिसोर्सेज के साथ। ऐसा नहीं है बस धक्के से ट्रेनिंग करवा दी और तुम्हारा काम हो गया, वो धक्के से ट्रेनिंग नहीं करवानी, अच्छे से ट्रेनिंग करवाओगे तभी फायदा होगा, अदरवाइज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, सर ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन अभी तो बताया था, बिल्कुल बताई हुई बात तो कह रहे हैं। ऑब्जर्वेशन मैंने बताया था कि ट्रेनिंग देनी है तो अच्छे से लोग अपना ट्रेनिंग देने का कोई फायदा नहीं। सर वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी है सर। अच्छा, ऑब्जर्वेशन, सॉरी ऑब्जर्वेशन में देखेंगे ना, हमें दिख रहा है कि बंदे गलती कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि मशीन खराब हो या मशीन में वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, दैट इज ऑब्जर्वेशन। इसका आंसर है फॉल्स।
डन? जरूरी नहीं है कि ऑलवेज हाँ तो भाई तो पॉइंट है, फॉर्मल ट्रेनिंग इज ऑलवेज ट्रिगर्ड बाय चेंजेस दैट आर एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन सच एज चेंज इन जनरेशन। जरूरी नहीं है, फॉर्मल ट्रेनिंग सिर्फ बाहर की वजह से नहीं होती, फॉर्मल ट्रेनिंग अंदर की वजह से भी होती है कि कोई नया प्रोसेस आया हो सकता है हमने कोई नया प्रोसेस लिया हो तो उस वजह से भी हमें ट्रेनिंग करानी पड़ सकती है। सो इट इज नॉट ऑलवेज बाय एक्सटर्नल, इंटरनल से भी हो सकती है फॉर्मल ट्रेनिंग, ठीक है? तो दैट इज सॉल्व है। ज्यादा हो गया इसलिए एक सेकंड देखो कितना रहेगा तुम्हारा, एक चलो ये मैं मुझे कल कराऊंगा, ठीक है? काफी हैवी हो जाएगा, कल 23rd कराऊंगा। लास्ट पेज करा दो, है लास्ट पेज करा दो, कौन सा? स्टेज 2 स्टेज 3 नहीं करा लूंगा, पढ़ लेना पहले भी। सर 2 चैप्टर बचे थे, 24 और 7। 25 भी है, 25 तो मैं नहीं करा। हाँ तब भी तो मैं सही था। गाइस तुम एक काम कर सकते हो, अगर तुमसे मैं कुछ एक्सपेक्ट करूं तो तुम 24 एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो सिंपल तुम्हें थ्योरी से समझ आ जाएगा। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, प्लानिंग से लिंक है वो सारे। ये देखो हमने पढ़ा हुआ है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, यस सर। स्वॉट एनालिसिस पढ़े कहीं पे? हाँ पढ़ा। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी कहीं से लिंक है, प्लानिंग, ये सब प्लानिंग में भी प्लानिंग क्या होती है वो सब चीजें नहीं है। तो एक बार तुम ये चीज पढ़ाना चाहिए, ठीक है? ये चैप्टर पढ़ाओ, जो डाउट्स होंगे मैं बता दूंगा, जो टॉपिक है सर ये टॉपिक समझ नहीं आया, टॉपिक समझ नहीं आया। 24 तुम घर पे पढ़ाओ, 25 स्किप कर दो, 23rd तुम्हारा मैं कल करा दूंगा, यानी कि यू हैव टू डू 23rd टुमारो एंड 7 चैप्टर शुरू कर देंगे। एंड परसों फिर 7 चैप्टर्स करेंगे। सर कल 23rd हो जाएगा, 2 घंटे की क्लास है ना, मैं 2.5 घंटे करूंगा, तो आधे घंटे में 23rd हो जाएगा। 4 पेज सर्विस देख लेंगे, हाँ देख लेंगे, 2 टॉपिक्स रह गए। ठीक है? तो उसके बाद तुम्हारे को मैं नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे को विल स्टार्ट विद 7 चैप्टर। कल क्लास नहीं है? हाँ कल है ना? कल मॉर्निंग 10:30। हाँ। सर 11 o'clock कर लो, मेरी सुपरवाइजर प्रैक्टिस क्लास होती है। कितने बजे? 10 बजे अगर मैं वहाँ से फ्री होती हूँ तो मुझे आते आते आधा घंटा, सुबह ट्रैफिक होता तो है। 10:30 कर लो, नहीं 11 कर दो, मैं ये बोल रही हूँ। 10:45 कर लो, 10:45 कर लो, 10:45 to 1:15 1:30 कर लो, ठीक है? ठीक है, बस गाइस अपना रिवीजन स्टार्ट कर दो, पढ़ना